जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान पर आधारित 215 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में चौथा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह वीडियो टेट, सुपर टेट, बीटीसी, इसके अलावा अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें विज्ञान से संबंधित, जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पिछले वीडियो में आपने 120 प्रश्नों तक हल कर लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 121वें प्रश्न से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन कहता है हॉपकिंस को, बी कहता है हिप्पोक्रेट्स, सी कहता है हैनीमैन और डी कहता है थियोफ्रेट्स। ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो बताइए, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, थियोफ्रेट्स। डी ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो बताना है आपको। ए माइकोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी वायरोलॉजी, डी बॉटनी। 122वां का कौन सा ऑप्शन सही है? जी फाइकोलॉजी, बी ऑप्शन सही है। शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं 123वें प्रश्न की ओर। 123वां प्रश्न आपके सामने, कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है वो बताना है आपको। ए कहता है फाइकोलॉजी, बी कहता है बॉटनी, सी कहता है माइकोलॉजी और डी कहता है बैक्टीरियोलॉजी। तो सही उत्तर क्या है वो बताना है आपको। 123वें का कौन सा सही होगा वो बताइए। जी हाँ, सी माइकोलॉजी। वेरी गुड। कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को माइकोलॉजी कहा जाता है। विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज किसने की वो बताना है। ए कहता है इवानोवस्की, बी कहता है लुई पास्चर, सी कहता है रॉबर्ट ब्राउन, डी कहता है कार्ल लिनियस। 124 का सही उत्तर क्या है? ए इवानोवस्की। इवानोवस्की विषाणु की खोज किया था इन्होंने। अंतरिक्ष यान में निम्न में से किस शैवाल से अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन आदि प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अंतरिक्ष यान में निम्न में से किस शैवाल से अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन आदि प्राप्त होता है? ए नास्टाक, बी बेलोनिया, सी क्लोरेला, डी रेउलेरिया। तो 125 का सी ऑप्शन सही है, क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल से, है ना। आगे चलते हैं 126वां, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? कई बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी बैक्टीरियोफेज और डी कहता है ये सभी। तो वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है। सुमेलित करना है 127वें में। एक तरफ सूची दी हुई है, इसमें लिखा है कुल, और दूसरी सूची में लिखा है पौधे, है ना। आपको मैच कराना है किसका संबंध किससे है। ए कहता है लिलिएसी का संबंध नींबू से है, रूटेसी इसका संबंध प्याज से है, कुल का मतलब क्या, खानदान, है ना। तो मालवेसी कुल का पौधा आलू है, सोलनेसी कुल का पौधा कपास है। ऐसा दिया हुआ है, आपको मैच कराना है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कौन किससे मैच करेगा। ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको बताना है। 127वें का मैच कराइए, है ना। तो देखिए जो लिलिएसी है ना, लिलिएसी कुल का पौधा प्याज है। लिलिएसी कुल का पौधा कौन सा है? प्याज है ना। रूटेसी की बात करें तो रूटेसी कुल का है नींबू।
सी मालवेसी की बात करें तो मालवेसी का है कपास, क्या है, कपास। और सोलेनेसी कुल का पौधा आलू है ना। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही मिल रहा है। तो ए ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है ना। आगे चलते हैं। इस तरह के मैचिंग वाले बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। ये बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं, जितना प्रैक्टिस सेट आप हल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी तैयारी मजबूत होगी। गेहूं, गन्ना, चावल आदि पौधे किस कुल के अंतर्गत रखे गए हैं, है ना। गेहूं, गन्ना, चावल आदि पौधे किस कुल के अंतर्गत रखे गए हैं ये बताना है आपको। ए कहता है लेग्यूमिनोसी, बी कहता है पाल्मी, सी कहता है ग्रेमिनी और डी कहता है रोजेसी। सही उत्तर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ग्रेमिनी, सी ऑप्शन सही है। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किस पौधे का है। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किस पौधे का है ये बताना है। ए कहता है पाइनस, बी कहता है साइकस, सी कहता है सिकोमा और डी कहता है स्प्रूस। साइकस, बी ऑप्शन सही है। बैक्टीरिया की खोज किसने की ये बताना है आपको। ए कहता है एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, बी कहता है लुई पास्चर, सी कहता है रॉबर्ट कोच, डी कहता है हरगोविंद खुराना। तो पहला ऑप्शन सही है ना। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। यह बीटीसी में कई बार पूछा जा चुका है, इसके अलावा टेट में भी पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं 131वें प्रश्न की ओर। तो देखिए 131वां प्रश्न क्या कहता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की। ए रॉबर्ट कोच, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी कहता है लुई पास्चर। तो सही उत्तर बताएं। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मटर कुल के पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मटर कुल के पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ए एजेटोबैक्टर, बी एनाबिना, सी राइजोबियम, डी क्लोस्ट्रीडियम। क्या सही उत्तर है वो बताना है आपको। जी हाँ, राइजोबियम। राइजोबियम मटर कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। आगे चलते हैं। पास्चुराइजेशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया है कि इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस तरीके के दो तरीके के प्रश्न बनते हैं इसमें। तो आपको सबसे पहले इसी को ध्यान देना है कि सत्य पूछा गया है या सत्य नहीं पूछा गया है, और फिर सारे ऑप्शन को आपको 1 से 2 बार ध्यान देना है, नहीं तो कई बार गलती हो जाती है। तो चलिए देखिए, पास्चुराइजेशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। एक कहता है लुई पास्चर ने इस विधि का इजाद किया, पास्चुराइजेशन का इजाद लुई पास्चर ने किया, ये पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा कहता है इस विधि से दूध को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है ना। सी कहता है इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसे 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, 30 मिनट तक गर्म किया जाता है 62.8 डिग्री सेल्सियस पर। और डी कहता है उपरोक्त सभी सही हैं। तो देखिए, पास्चुराइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये सही है कि लुई पास्चर ने इस विधि की खोज की थी, इजाद की थी। बी जो ऑप्शन है वो कहता है इस विधि से दूध को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, यह बात भी सही है। सी कहता है इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, यह बात भी सही है। तो 133 का जो सही उत्तर है वह है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। आगे चलिए, कवकों में भोजन किस रूप में संचित रहता है यह बताना है। ए कहता है ग्लाइकोजेन, बी स्टार्च, सी कहता है माल्टोज और डी कहता है ये सभी। तो सही उत्तर बताएं आप। जी, कवकों में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, ए ऑप्शन
सही है। 135, टीबी के टीके की खोज किसने की? ए लुई पास्चर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी रॉबर्ट कोच और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल करें। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। जी हाँ, रॉबर्ट कोच। टीबी के टीके की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने की। सी ऑप्शन सही है। चलिए, सबसे बड़ा शुक्राणु स्पर्म किस पौधे का होता है ये बताना है आपको। ए पाइनस, बी साइकस, सी नोस्टाक और डी सिकोमा। साइकस, बी ऑप्शन सही है। सबसे बड़ा शुक्राणु साइकस पौधे का होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? ए लाइकेन, बी क्लोरेला, सी एस्परजिलस और डी कहता है लेकेनोरा। लाइकेन, लाइकेन पौधा जो होता है वो कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है। ए ऑप्शन सही है। निम्न में से किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है बताना है आपको। ऑप्शन है ए जूशिया, बी अमरवेल, सी ब्रायोफाइलम और डी आर्किड। किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? अच्छा प्रश्न है ये। एस्परजिलस, एस्परजिलस पौधा जो होता है उसमें कवक एवं उस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है। सॉरी 138 पे हैं हम लोग। निम्न में से किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? हाँ, जूशिया, अमरबेल, ब्रायोफाइलम और आर्किड। इसमें है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो पौधा होता है उसकी पत्ती में जड़ पाई जाती है। 138वें का सी सही है। ठीक है, आगे चलें। जड़ का कार्य है, जड़ का कार्य क्या है वो आपको बताना है। बहुत आसान है ना। पहला, पौधों को भूमि में स्थिर रखना। बी कहता है भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। सी कहता है भूमि से घुलित खनिज लवणों का अवशोषण करना और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो मुझे लगता है आप में से सभी लोगों ने सही आंसर गेस कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। जड़ का कार्य है पौधों को भूमि में स्थिर रखना, भोज्य पदार्थों का संग्रह करना और भूमि से घुलित खनिज लवणों का अवशोषण करना। ठीक है, चलिए 140वें को देखते हैं। दो सूची दी हुई है, दो कॉलम दिए हुए हैं। एक तरफ तनों का रूपांतरण लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसके उदाहरण लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें से। पहला है, ए कहता है प्रकंद, राइजोम। इसका उदाहरण लहसुन है। पहले सूची में लिखा हुआ है बी में स्तंभ कंद, जिसको ट्यूबर आप कह सकते हैं। इसका उदाहरण जिमीकंद है। सी के लिए है सल्क कंद यानी बल्ब। इसका उदाहरण अदरक है। और डी कहता है घनकंद, कार्म। इसका उदाहरण आलू है ना। अब इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक ना, ए बी सी डी करके आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको ये तय करना है कि किससे कौन सा मैच करेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं कौन सा मैच करेगा। सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो ए का जो संबंध बन रहा है प्रकंद का वो है अदरक, है ना। बी की बात करें स्तंभ कंद जो है उसका संबंध है आलू से। सी की बात करें तो सल्क कंद का संबंध है लहसुन से, लहसुन उसका उदाहरण है। और डी की बात करें घनकंद की तो जिमीकंद इसका उदाहरण है ना। अगर ऑप्शन की हम बात करें तो जो ऊपर दिया हुआ है उसमें 3 4 1 2 सी ऑप्शन सही है। क्या सही है? सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। तना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस पर संधियां तथा पर्व संधियां होती हैं। बी कहता है यह सदैव ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती तथा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। सी कहता है बहुवर्षीय अथवा पेरेनियल वृक्षों के तने से काष्ठ मिलता है। डी कहता है उपरोक्त सभी। तो देखिए तना के बारे में पहला ऑप्शन भी सही है, इस पर संधियां तथा पर्व संधियां होती हैं। बी ऑप्शन भी सही है, यह सदैव ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है तथा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है।
सी ऑप्शन भी सही है, बहुवर्षीय तथा पेरेनियल वृक्षों के तने से काष्ठ मिलता है ना। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। 142 पे चलते हैं। शुष्कोद्भिद, शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है। ए नागफनी, बी गुलाब, सी लहसुन और डी ये सभी। तो नागफनी, नागफनी शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है, ए ऑप्शन सही है। आगे चलिए। 143वां प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में होता है? ए पर्णाधार, लीफ बेस जिसको कहते हैं, बी पर्णवृंत, पिटियोल्स, सी पर्णदल लैमिना और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के पर्णदल, है ना, लैमिना जिसको कहते हैं, उसमें संपन्न होता है। सी ऑप्शन सही है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है। ए कार्क, बी रंध्र, सी जाइलम और डी फ्लोएम। क्या सही होगा? रंध्र, बी ऑप्शन सही है। 145वां प्रश्न देखते हैं। पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। ए पत्तियों के गिरने के आधार पर, बी रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर के आधार पर और सी कहता है पत्तियों के हरे रंग के आधार पर और डी पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर। तो सही उत्तर क्या है वो बताइए। पौधों की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, है ना। पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय को गिनकर पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। डी ऑप्शन सही है, चौथा सही है। कार्क प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है वो बताना है आपको। ए सुबेरियन से, बी लेटेक्स से, सी पत्तियों से और डी कहता है ये सभी। तो कार्क प्राप्त होता है सुबेरियन से, ए ऑप्शन सही है। 147, पुष्प का नर जननांग है। ए पुमंग, बी जायांग, सी दलपुंज और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। 147 का कौन सा सही है? तो पुमंग, है ना, पुष्प का नर जननांग है पुमंग, है ना। आगे चलें। पुष्प का मादा जननांग है। ए पुमंग, बी जायांग, सी दलपुंज और डी कहता है बाह्य दलपुंज। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही है आप, जायांग, बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। अनिषेक फलन के उदाहरण हैं। अनिषेक फलन के उदाहरण हैं। ए केला, बी पपीता, सी अंगूर, डी ये सभी। तो देखिए इसके उदाहरण केला भी है, इसका उदाहरण पपीता भी है और इसका उदाहरण अंगूर भी है ना। इसका मतलब ये सभी वाला ऑप्शन सही है। 149 का डी सही है। ठीक है, अब चलते हैं 150वें प्रश्न की ओर। 150वां प्रश्न कहता है सत्य फल वैसे फलों को कहा जाता है जिसके निर्माण में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 4 दिया हुआ है। जिसके निर्माण में बाह्य दलपुंज भाग लेता है, बी कहता है दलपुंज भाग लेता है, सी कहता है पुष्पासन भाग लेता है, डी कहता है अंडाणु भाग लेता है। यानी ट्रू फल किसे कहते हैं, सत्य फल कैसे फलों को कहा जाता है। 150वें का डी ऑप्शन सही है। सत्य फल वैसे फलों को कहा जाता है जिसके निर्माण में अंडाणु भाग लेता है। डी ऑप्शन सही है, चौथा सही है। फिर सुमेलित करना है। देखिए दो सूची फिर यहाँ पे मिल गई आपको, है ना। फल, एक तरफ फल लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसके खाने योग्य भाग का नाम लिखा हुआ है, तो आपको मैच कराना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। एक तरफ लिखा हुआ है सेब, उसके सामने खाने योग्य भाग में लिखा है भ्रूणपोष, फिर लिखा है नारियल, उसके सामने लिखा है मध्य फल भित्ति, तीसरा लिखा है गेहूं, उसके सामने लिखा है पुष्पासन और फिर लिखा है आम, उसका लिखा है भ्रूणपोष एवं भ्रूण। तो किसका कौन सा खाने योग्य भाग होता है किस फल का, उसे आपको मैच कराना है। ध्यान से देखते जाएं, है ना। तो देखिए सेब का जो होता है उसका पुष्पासन खाया जाता है। क्या खाया जाता है? सेब का पुष्पासन, है ना। नारियल का भ्रूणपोष, तो बी का हो गया 1। ठीक है, गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण दोनों, आम का
मध्य फल भित्ति, है ना। तो इस तरीके से हो गया, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो डी ऑप्शन सही है, 151 का डी ऑप्शन सही है, ठीक ना। इसे ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि इसमें पता नहीं बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। तो आप पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखा करें, एक दो बार आप अभ्यास करेंगे तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाएगी और कोई भी परीक्षा होगी उसे चेस करना आपके लिए आसान होगा। पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है वो बताना है। ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी वार्षिक वलय और डी कहता है ये सभी। तो देखिए, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में फ्लोएम पहुंचाता है, बी ऑप्शन सही है, दूसरा सही है। जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य है, क्या है वो बताना है। ए कहता है पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, बी कहता है जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना, सी कहता है पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को अन्य भागों में पहुंचाना और डी कहता है ए एवं बी दोनों, ठीक है। तो जाइलम ऊतक का जो प्रमुख कार्य है वह है पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना और जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना, ये दोनों है, यानी ए एवं बी दोनों। इसका मतलब हुआ कि इस 153 के लिए डी ऑप्शन सही है, ए एवं बी दोनों। आगे देखिए, 154वां प्रश्न क्या कहता है। पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक हैं। ए जाइलम ऊतक, बी शीर्षस्थ विभज्योतक और सी कहता है पार्श्व विभज्योतक, डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपको बताना है, ध्यान से देखिए। पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले जो वृद्धि ऊतक हैं वह है शीर्षस्थ विभज्योतक, बी ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है ना, शीर्षस्थ विभज्योतक, यह ऑप्शन सही है। संग्रथित फल का उदाहरण है। ए शहतूत, बी कटहल, सी गूलर, डी ये सभी। तो देखिए, संग्रथित फल जो होता है उसका उदाहरण शहतूत भी है, कटहल भी है और गूलर भी है। मतलब यह है कि इसका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है वो बताना है आपको। ए कहता है हरे पौधों में, बी कहता है कवकों में, सी कहता है जंतुओं में, डी कहता है परजीवियों में। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है, आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं, आप जानते हैं, बिल्कुल सही है आप। हरे पौधों, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, हरे पौधों में ही होता है। हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, क्या है वो बताना है आपको। ए जड़, बी फूल, सी पत्ती और डी तना। हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, क्या है वो बताइए। तो पत्ती, है ना, सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है वो बताना है। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी अमोनिया। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने कई बार इसको पढ़ा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। जी हाँ, ध्यान से, कई बार कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं आप गलती से। मुक्त होती है ये पूछा गया है, ऑक्सीजन, है ना। 158 का पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन मुक्त होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है लेकिन जो गैस प्राप्त होती है वह है ऑक्सीजन। इसीलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। 159वें पे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है वो बताना है आपको। ए बैगनी, बी लाल, सी हरा और डी नीला। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है वो बताइए। तो लाल रंग में सबसे ज़्यादा होती है, बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। ए 6CO2 प्लस 12H2O और पराहरित और प्रकाश की उपस्थिति होगी और जो उत्पाद निर्मित होगा वो होगा C6H12 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। बी ऑप्शन कहता है कि 6CO2 प्लस 12H2O पराहरित और प्रकाश की उपस्थिति में जो निर्मित होने वाला उत्पाद है वो बनेगा C6H12O6। ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण आपको बताना है। सी कहता है 6CO2 प्लस 12H2O पराहरित और प्रकाश की उपस्थिति में
जो प्राप्त होगा वह होगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। और डी ऑप्शन जो कहता है वो कहता है 6CO2 प्लस 12H2O पर्णहरित और प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6H2O निर्मित करता है। तो प्रकाश संश्लेषण का सही रासायनिक समीकरण क्या है वो बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए ये सही है, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O, ये दोनों मिलकर पर्णहरित और प्रकाश की उपस्थिति में ये काम करते हैं और जो निर्मित उत्पाद होता है, जो बनता है, वह है C6H12O6 प्लस O2 रिलीज होती है 6O2 और प्लस जल, है ना, 6H2O। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम क्या है वो बताना है आपको। ए प्रकाश फिर रासायनिक प्लस यांत्रिक ऊर्जा, यानी प्रकाश से क्या, रासायनिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। बी कहता है प्रकाश रासायनिक, सी कहता है विद्युत, प्रकाश रासायनिक, और डी कहता है उपरोक्त तो सभी। तो आपको बताएं प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम क्या होता है, तो प्रकाश रासायनिक, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। ए कैल्शियम लोहा, बी कहता है लोहा मैग्नीशियम, सी कहता है मैग्नीशियम जिंक, और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है वो बताइए, तो लोहा मैग्नीशियम, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्या, ए हरा रंग, बी लोहा, सी क्लोरोफिल, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पत्तियों का रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सी ऑप्शन सही है। 164वें पे चलते हैं। दिन के समय पौधे, पहला कहता है ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा नाइट्रोजन छोड़ते हैं, डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि दिन के समय पौधे क्या करते हैं। अच्छा प्रश्न है ये, आ भी चुका है। जी हाँ, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, है ना। तो बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है। अब आज का अंतिम प्रश्न, है ना, आज हम लोग 45वां प्रश्न देख रहे हैं आज के वीडियो में। इससे पहले हम लोगों ने 40-40 अभ्यास सेट में हल किए हैं 40-40 प्रश्नों को। तो इसमें ये 45वां प्रश्न, पौधों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। पौधों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है ये बताना है आपको। ए 12, बी 10, सी 8 और डी कहता है 6। तो देखिए इसका सही उत्तर है सी 8, है ना। पौधों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के बाद 8 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। तो यहाँ पर यह वीडियो आज पूरा होता है। 165 प्रश्न हम हल कर चुके हैं और शेष जितने भी प्रश्न इस श्रृंखला के बचे हुए हैं वो अगले और अंतिम प्रैक्टिस सेट में आपको हल करने को प्राप्त होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय से प्राप्त होती रहे। यदि आपने अभी तक कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट, भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, रसायन विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नहीं हल किया है तो उसके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उसके अलावा बहुत सारे अन्य वीडियो भी, उसके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, जहां पर क्लिक करके आप उस इंपॉर्टेंट वीडियो को भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले और इस श्रृंखला के अंतिम वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।